तो ये रही आपकी कॉपी और ये रहा आपका पेपर। इस पेपर के थ्रू इसका पूरा सॉल्यूशन इस कॉपी पर है। इससे आपको इस पेपर का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, प्लस में आपको ये भी पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी को कैसे लिखना है ताकि आपके काफ़ी अच्छे नंबर आएँ। तो पूरा आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कॉपी को, एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझाएंगे। अगर इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देख लेते हो तो आपका आराम से 100 में से 70 से 80 नंबर बिल्कुल इस पेपर से आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्न हम नहीं लिए हैं क्योंकि केवल और केवल हम फोकस करें हैं लिखने वाले टॉपिक पर। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है खंड ब, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे खंड ब और वर्णनात्मक प्रश्न। और एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है, उपभाग 1 ज़रूर लिख देना ताकि आपको पता चल जाए, एग्जामिनर को भी पता चल जाए कि उपभाग 1 ये कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1। तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 1 का फर्स्ट वाला कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप फर्स्ट बना दो। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, समझाइए। तो देखो क्या कह रहा है कि तारों से चलकर आने वाले प्रकाश का वायुमंडल में लगातार अपवर्तन होने रहने के कारण तारों की आभा। के बाद देखो यहाँ पे कह रहा है दूसरा नंबर, पहले का ही दूसरा, अपवर्तन के नियम लिखिए। तो अपवर्तन के क्या नियम होते हैं? तो सबसे पहले देखो फर्स्ट का सेकंड लिखेंगे और अपवर्तन के कितने नियम? 2 नियम होते हैं। पहला कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद आपतित कोण की जगह साइन आई और अपवर्तित कोण की जगह साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी कि दूसरका का पहला कह रहा है फर्स्ट वाला कि आंख की समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो आंख की समंजन क्षमता क्या होती है? तो देखो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, दूसरा का पहला उत्तर क्या हो जाएगा कि आंख द्वारा प्रकाश किरणों को समायोजित करके रेटिना पर फोकसित करना ही आंख की समंजन क्षमता कहलाती है। और मुख्य रूप से ये कार्य कौन करता है? पक्षमाभ पेशियां ही करती हैं। वही सिकुड़ती है, फैलती है, जिसके कारण वो जो आंख होता है किसी भी वस्तु को रेटिना पे ले जाकर फोकसित कर पाता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे अगला देख लेते हैं। लेकिन दूसरे का दूसरा वाला 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो देखो क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, ये फोकस दूरी बराबर दिया है 50 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जब भी क्षमता निकालना होता है तो फोकस दूरी को हम मीटर में करते हैं या फिर सेंटीमीटर में भी हो सकता है, लेकिन ऊपर 100 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 100 से भाग करें तो 0.5 मीटर हो जाएगा। P बराबर यानी कि क्षमता बराबर 1/f मीटर होता है। तो 1/f के जगह पर 0.5 बराबर 2 डायोप्टर आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगला है कि ओम का नियम क्या है, सूत्र सहित स्पष्ट रूप में समझाइए। ओम का नियम क्या होता है? तो देखो ओम का नियम होता है कि किसी चालक तार के, कोई भी चालक तार है, मान लो ये चालक तार है, तो इसके भौतिक अवस्था जैसे में इसके ताप में, दाब में और लंबाई में कोई भी चेंज नहीं किया जाए तो क्या होता है कि चालक में जो प्रवाहित धारा होती है उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है या समानुपाती होती है। ठीक है, ये V प्रोपोर्शनल टू I यानी कि V समानुपाती है I के, जितना V जाएगा R यहाँ पे समानुपाती के जगह पर नियतांक आ जाएगा। ठीक है, अब चलो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 4 के पहला देख लेते हैं। तो 4 के पहला कह रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है, समझाइए। तो देखो सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अपना भी बायां हाथ निकाल लो, निकालने के बाद अपने बाएं हाथ को ऐसे कर लो। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ऐसे करने नहीं आता, ऐसे सीधे ऐसे कर लो। अब इसमें देखो ये वाला जो अंगूठा होता है ना, ये बल मतलब अंगूठा थोड़ा सा बलशाली है इन सभी अंगुलियों से, तो ये समझ लो कि ये बल को निरूपित करेगा ठीक से। ठीक है, उसके बाद ये जो आपकी अंगुली है ये आपके बी यानी कि किसको, चुंबकीय क्षेत्र को निर्देशित करती है यानी दर्शाती है। अगला दिखा देता हूं। तो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, इन्हीं का दक्षिण हस्त। तो देखो दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम में करना कुछ नहीं है, ऐसे मान लो कि ये एक चालक तार है, तो इसको ऐसे पकड़ोगे ऐसे, तो इसमें देखो अंगूठा जो हो जाएगा ना, ये धारा की दिशा हो जाएगी और लिपटी हुई अंगुलियां जो हो जाएंगी ना, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया बस ये दाएं हाथ का नियम, एकदम आसान होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगला कह रहा है 2 ओम प्रतिरोधकता के प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तो प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I की गणना करनी है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है 2 ओम, तो R बराबर 2 ओम आ गया।
उसके बाद H बराबर 100 जूल दिया है तो H बराबर 100 जूल हो जाएगा। यहाँ पे समय प्रति सेकंड यानी कि T बराबर 1 हो जाएगा। T बराबर 1 हमने लिख दिया। I निकालना है, I यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे H बराबर फॉर्मूला लगाएंगे I स्क्वायर RT। H के जगह पर 100 है, I स्क्वायर निकालना है तो इसको ऐसे लिख देंगे। R के जगह पर 2 है तो 2 रख देंगे। T के जगह पर 1 है तो 1 रख देंगे। ये 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। ये इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यानी कि I बराबर रूट में 50 हो जाएगा। इसको समथिंग 7.07 के आसपास भी लिख सकते हो। ये एम्पियर में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लो, तिसरका का एक छूटा था क्या, तिसरका का दूसरा छूटा था, ठीक है। विद्युत प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, सूत्र सहित समझाइए। तो देखो श्रेणी क्रम संयोजन ये होता है कि जब प्रतिरोधकों को एक के बाद एक जोड़ा जाता है और इस प्रकार जोड़ेंगे कि धारा के प्रवाह का मार्ग एक ही मार्ग हो तो उसी को हम क्या अगला यहाँ पे आ जाता है भाई साहब, इधर पलटेंगे तो आ जाता है उपभाग 2, जो कि आपका कौन से पोर्शन से है, केमिस्ट्री से है। केमिस्ट्री से है तो देखो केमिस्ट्री से आ जाता है तो भाग 2 सबसे पहले ऊपर लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 लिखेंगे। देखो अब सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का क्या फॉर्मूला होता है, Ca होता है ना। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, OH होता है। Ca पर कितना चार्ज होता है, 2 होता है। OH पर आप जानते हैं -1 होता है, ठीक है, 1 चार्ज होता है। तो यहाँ पे इधर ये हो जाएगा तिरछा तिरछी, तो Ca हाँ, OH कितना हो जाएगा, 2, तो इस तरीके से 2 कर देंगे। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। यही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद देखो कार्बन डाइऑक्साइड का आप जानते हैं CO2 होता है। ये बनाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, तो CaCO3 हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। अब प्लस जल के लिए क्या हो जाएगा, H2O, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे देखो जिंक का होता है Zn, तो Zn लिख दिए, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को हम Ag लिखते हैं और नाइट्रेट को लिखते हैं NO3, ठीक है। तो Ag पर भी 2 चार्ज होता है और NO3 पर भी 2 चार्ज होता है, ठीक है। तो ये दोनों कट गए तो यहाँ पे AgNO3 केवल आ गया, ठीक। तो AgNO3, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इससे ये रिएक्ट कर लेगा तो ZnNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा। Zn पे 2 चार्ज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2Ag बाहर निकल जाएगा और ये देखो क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस बेरियम को क्या लिखेंगे, Ba, क्लोराइड को Cl, Ba पे 2 होता है, Cl पर 1, इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो Ba हो जाएगा और ये Cl2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्लस में सोडियम सल्फेट, सोडियम का होता है Na, सल्फेट का होता है SO4, सोडियम पे 1 होता है और SO4 पर 2, तो ये Na2 हो जाएगा और ये SO4 हो जाएगा। तो BaCl2 प्लस Na2SO4 बना देगा BaSO4 प्लस NaCl। यहाँ पे प्रश्नोत्तर 6 का पहला ये वाला, रासायनिक समीकरण द्वारा कारण स्पष्ट कीजिए। कॉपर की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग नीला क्यों हो जाता है। तो देखो ये सिंपल सा इसमें विस्थापन अभिक्रिया लगती है। देखो कैसे कि कॉपर यानी कि तांबा चांदी से अधिक क्रियाशील होता है। मतलब जब भी आप सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे ना, तो होता क्या है कि कॉपर जो होता है ना, चांदी से पहले आता है, CuAg से पहले आता है, तो उससे अधिक क्रियाशील हुआ, तो इसीलिए ये सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में चांदी को विस्थापित कर देता है। देखो कैसे, देखो कॉपर जो होता है इसको हम Cu लिखेंगे, Ag को क्या बोल देंगे, चांदी, ठीक है। चांदी ही ना कह रहा है,